नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 जिसका एग्ज़ाम 27 और 28 फरवरी को होने वाला है, जो कि बहुत नज़दीक है। उन सभी विद्यार्थियों के लिए, रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 2 आज हम एक बार फिर से आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसमें मनोविज्ञान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं और हूबहू आपकी परीक्षा में छपने को मिलने वाले हैं। आपके जो इस क्लास में जो प्रश्न रहने वाले हैं वो आपके बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित रहेंगे, और परीक्षा से पहले एक परीक्षा आप इसको मानिए और अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं कि आपने किस प्रकार की तैयारी की है, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। और ये पैटर्न अगर आप फॉलो करते हो, मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप निश्चित तौर पर सिलेक्शन लेके जाओगे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। इससे पहले हमने काफ़ी सारी क्लासें ले चुकी हैं। कल मॉडल फर्स्ट ले लिया था, जिसने अगर आपने नहीं देखा है तो उस मॉडल टेस्ट पेपर को एक बार ज़रूर देखना, उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर देखने को मिलने वाली हैं। बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित रहेगा दोस्तों। जो वर्तमान समय में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर हर टॉपिक को लगभग कवर करने की कोशिश की है। बस आपको पूरी क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखना है। लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं 20 में से, और आपको क्लास कैसी लगी। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों जुड़ जाइए, एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। हर एक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हर एक बिंदु को ध्यान से रखना है दोस्तों। अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है ना, आपको सरकारी सेवा में आना है, आपको भी अपने सपनों को साकार करना है, आपके माता पिता के सपनों को साकार करना है, तो लास्ट में साथियों जितना हो सके उतना अभ्यास कर लीजिए, जितना हो सके उतना अपना 100% एफर्ट दीजिए। ये जो समय है जो आपके आने वाले भविष्य को तय कर सकता है। आपने जितनी भी तैयारी की है उसका एक परिणाम आपको दे के जाएगा। तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का आप लोड लेना नहीं है, नर्वस नहीं होना, बिल्कुल बी पॉजिटिव होकर के आपको एग्जाम हॉल में बैठना है और आप कर सकते हो। बस आप यूँ अपने दिमाग में सोचिए कि मैंने जो पढ़ा है वो किसी ने नहीं पढ़ा हो, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। बस ओवर थिंकिंग नहीं, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। बी पॉजिटिव रहना है दोस्तों। अब अपन शुरू करते हैं क्लास को। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को पढ़ो। बुद्धि नाम का एक टॉपिक साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं और अपना टारगेट 30 में से 30 को राइट करना होना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना, बुद्धि वाला टॉपिक में से 1 से 2 प्रश्न आएंगे। बुद्धि की परिभाषा से पूछ सकता है, विशेषता से पूछ सकता है, सिद्धांत से पूछ सकता है। बुद्धि लब्धि में जो टर्बन की सारणी मैंने कल एक प्रश्न बताया था, आज फिर मैं उसी से प्रश्न लेकर के आया हूं, तो देखना, ध्यान रखना। प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि का मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा हूबहू छपेगा, स्टार लगा लो दोस्तों। जितने भी साथी देख रहे हैं ना क्लास को, बड़े ही ईमानदारी के साथ, तल्लीनता के साथ देखना, मजा आ जाएगा। लास्ट तक देखना, ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपको परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इधर उधर फालतू समय आपको बर्बाद नहीं करना दोस्तों, पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछे, ठीक है ना। 4 विकल्प आपके सामने रहेंगे। क्या स्पीयरमैन ने किया था, स्टर्न ने किया था, गिलफोर्ड ने किया था, या बेसलन ने किया था। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताओ। 5 सेकंड का समय दोस्तों, फटाक से राइट आंसर आप दे दीजिए। देखिए, बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो ये स्टर्न ने किया था दोस्तों। किसने किया था? स्टर्न ने किया था। अब बताओ स्टर्न किस विकल्प में है? बी विकल्प में है गुरुजी, तो बी को पकड़ के हमने लॉक कर दिया, और जितने भी साथी बी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। बहुत बढ़िया, शानदार। सभी विद्यार्थी कमेंट करते चलिए। क्लास अपनी रोजाना शाम को 6 बजे लाइव की तरह ही प्रीमियर पर रहती है, जिसमें मैं आपके कमेंट को देख सकता हूं, लेकिन आपको बता नहीं सकता कि इसने ये कमेंट किया है, क्योंकि वो प्रीमियर पर है। लेकिन आपके हर एक कमेंट को देखा जाता है। आप जरूर निश्चित तौर पर कमेंट जरूर करें। कोई क्वारी है तो वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, देखिए थॉर्नडाइक के सिद्धांत आते हैं जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अधिगम के सिद्धांत भी दिया था, बुद्धि का भी सिद्धांत दिया था। अधिगम टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने हमेशा बताया है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि आपके ई हेल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था वह कौन सा सिद्धांत है, बताओ भाई। ये
लगभग आपकी क्लास में जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न और पूछे गए प्रश्न सीधे छपते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक का सिद्धांत, बहुकारक का सिद्धांत या समूह कारक का सिद्धांत। जितने भी साथियों को इस प्रश्न का राइट आंसर वो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करते चलिए। 5 सेकंड का समय है दोस्तों। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो था आपका बहुकारक सिद्धांत। कौन सा था दोस्तों? अरे बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत था, जिसको थॉर्नडाइक ने दिया था। बताओ किस विकल्प में है? सी विकल्प में है गुरुजी। सी को पकड़ के क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी सी का चयन कर रहे हैं यहाँ पर सभी सही रहने वाले हैं। शाबाश, वेरी गुड, सभी का कमेंट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आपके साइकोलॉजी विषय में व्यक्तित्व नाम का एक टॉपिक है और इस व्यक्तित्व टॉपिक से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। या तो व्यक्तित्व के सिद्धांत से पूछा जाएगा या व्यक्तित्व को मापने की जो विधियां आती हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। एक बात मैं बताऊं आपको दोस्तों, सिद्धांत और व्यक्तित्व मापने की विधियों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, एक बार पढ़ के जरूर जाना। देखो, थैमेटिक एप्रेसिएशन परीक्षण, जिसको हम TAT के नाम से जानते हैं, और ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा किसका उदाहरण है? देखो, आपकी व्यक्तित्व मापने की विधियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रक्षेपी विधि और एक होती है अप्रक्षेपी विधि। एक तो कौन सी आएगी दोस्तों? प्रक्षेपी विधि आएगी और एक आएगी आपकी अप्रक्षेपी विधि। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपकी जो TAT नाम की एक विधि है, जिसको हम थैमेटिक एप्रेसेप्शन परीक्षण के नाम से जानते हैं, वो कौन सा है? क्या अप्रक्षेपी परीक्षण है, वस्तुनिष्ठ है, प्रक्षेपी है, या मापनी रेटिंग स्केल जिसको बोलते हैं? बताओ, कमेंट करके बताओ। तो जो TAT नाम का जो परीक्षण होता है दोस्तों, ये प्रक्षेपी परीक्षण होता है। कौन सा परीक्षण होता है? प्रक्षेपी परीक्षण होता है दोस्तों। प्रक्षेपी परीक्षण सी विकल्प में है, तो सी विकल्प को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक बार शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। साथियों, अपने चैनल से जुड़ते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताई जाएंगी, वही पढ़ाया जाएगा, वही बताया जाएगा जो परीक्षा के लेवल का रहेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, लाइव के चक्कर में आपको अब टाइम खराब नहीं करना है। या तो आपके लिए कोई भी रिकॉर्डेड क्लास है उसको 1.5 स्पीड पर देखिए, प्रश्नों को देखिए, उसके समझो, उनके आंसरों को, और आप आंसर देते चलिए। लाइव में आप क्या है ना 10-50 क्वेश्चंस रहते हैं और 2-2, 3-3 घंटे चलती है, तो उसमें आपका टाइम खराब होता है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ठीक है ना? चौथा प्रश्न क्या है? देखो, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन। देखिए, पुनर्बलन शब्द का जहाँ नाम आ जाए तो BF स्किनर को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। BF स्किनर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने चूहों पर प्रयोग किया था। पुनर्बलन शब्द का सर्वाधिक जोर दिया था इसने। और प्रश्न ये पूछ रहा है कि पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? बताओ। 4 विकल्प हैं आपके सामने। EH एरिक्सन, जीन पियाजे, BF स्किनर, लॉरेंस कोहलबर। सारे ही मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं और अपने अपने सिद्धांतों में हर एक बिंदु को बड़े स्पष्ट रूप से समझाया है। पुनर्बलन पर सर्वाधिक BF स्किनर ने दिया था। सी विकल्प में है, तो सी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब बताओ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, अपनी सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक क्या करते हैं भाई? समूह बनाते हैं। देखिए, ये इस प्रकार के बालक होते हैं और बालक अपने आप में एक समूह बना करके क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। तो वह कौन सी अवस्था होती है? क्या शैशव अवस्था होती है? शैशव अवस्था में तो बिल्कुल बालक कहाँ से समूह बनाएगा? किशोर अवस्था में कुछ हद तक बनाता है, लेकिन वो अपने अपने अलग अलग विचार रखने लग जाता है। प्रौढ़ अवस्था में तो होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि बाल्य अवस्था में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी डी विकल्प को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? फटाक से राइट आंसर देते चलिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत शानदार प्रश्न है। पूछा गया प्रश्न है, शायद आपकी रीट 2015 हुई थी या 2012 में कुछ ऐसा ही पेपर था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए, यहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज चेंज है और ये आपके सेकंड की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया। तो कई सारे एग्जाम में कई सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए गए जो प्रश्न है ना उनको एक बार जरूर देख के जाना है। ठीक है ना? व्यक्तित्व के प्रकार की बात की जा रही है तो जुंग के अनुसार, जुंग या युंग दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। इसके अनुसार व्यक्तित्व 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका अंतर्मुखी व्यक्ति। कौन सा? अंतर्मुखी। और एक होता है आपका बहिर्मुखी। अब बताओ, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी किस विकल्प में है? बी विकल्प में है गुरुजी। बी को पकड़ के हमने क्या कर दिया? अरे लॉक कर दिया। अगर इस प्रकार से आप पकड़ करके लॉक कर रहे हो ना तो आपका किसी भी प्रकार से सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? व्यक्तित्व की 16 PF प्रणाली जो विधि होती है, इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो, सीधा छपेगा साथियों। व्यक्तित्व 16
व्यक्तित्व का 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत, जिसको 16 P F प्रणाली विधि माना जाता है, किसने दी थी? बताओ। एडलन ने, आलपोर्ट ने, फ्राइड ने, कैटल ने। तो ये व्यक्तित्वशील गुण के सिद्धांतों का जो 16 PF सारणी है वो आपके RB कैटल ने दी थी दोस्तों। RB कैटल किस विकल्प में है? विकल्प नंबर डी में है, तो डी को पकड़ के लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी डी को सही कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न आपके सामने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रवर्तक कौन था? देखिए, आपके अधिगम के कुछ सिद्धांत आते हैं जिसमें अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, वो दिया था आपके कोहेलन ने। किसने दिया था? कोहेलन ने दिया था, जिसमें उन्होंने वन मास या चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। ध्यान रखना है, ठीक है ना? इस बिंदु को आपको क्लियर करके रखना है दोस्तों। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के जो प्रवर्तक हैं वो कोहलर को माना जाएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जिन्होंने चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, व्यवहार में कौन सा परिवर्तन ही वृद्धि होती है? देखिए, वृद्धि और विकास का एक टॉपिक आएगा आपका, वृद्धि और विकास। और इस वृद्धि और विकास के टॉपिक में से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकास के कुछ सिद्धांत आते हैं, सिद्धांतों से प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान रखना, 2022 में और 2021 में जो आपकी रीट पात्रता परीक्षा हुई थी, हर परीक्षा में विकास के सिद्धांतों से प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखना। देखो, व्यवहार में परिवर्तन ही वृद्धि है। कौन सा? मनोगत्यात्मक परिवर्तन होगा क्या, या मात्रात्मक होगा, गुणात्मक होगा, या संज्ञानात्मक होगा? देखिए, अगर आप कोई व्यवहार है और उस व्यवहार में अगर मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है तो वृद्धि है, नहीं तो वृद्धि नहीं होगी। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी को सही करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न फिर से आपके व्यक्तित्व के सिद्धांतों से प्रश्न पूछा है दोस्तों कि आलपोर्ट के अनुसार शील गुण के जो उन कुछ चारित्रिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्या आधारभूत शील गुण कहलाते हैं, केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण, या सामान्य शील गुण? देखिए, आलपोर्ट ने आपके शील गुणों का सिद्धांत दिया था व्यक्तित्व टॉपिक के अंतर्गत। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि उसको किस नाम से जाना जाता है? बताओ 11वें क्वेश्चन का, तो वो होगा आपका सेंट्रल वाला केंद्रीय शील गुण होगा दोस्तों। कौन सा होगा? केंद्रीय शील गुण को लॉक करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, अभिवृत्ति, अभिरुचि और ये रुचि, ये संप्रत्यय, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पेज के टॉपिक हैं जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? देखो, अभिवृत्तियों की विशेषता पूछ रहा है। पैटर्न बदल चुका है, इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखना। देखो, अभिवृत्ति की विशेषता कौन सी नहीं है? अभिवृत्तियों में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है क्या? बताओ। अरे, अभिवृत्तियों में व्यक्ति और वस्तु का संबंध पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ देखा जाएगा। अभिवृत्तियाँ जन्मजात नहीं होती हैं दोस्तों, इस विकल्प को यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि अभिवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, ये नहीं होती हैं। तो बी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। बाकी अभिवृत्तियों में अभिप्रेरणात्मक, प्रभावोत्पादक विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन अभिप्रेरणा जन्मजात ना होकर के अर्जित होती हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखना, ठीक है ना? अगला देखो, अगला क्या कह रहा है? देखो, समायोजन की युक्तियों से प्रश्न पूछा जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ कि जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर के भूलता है, इस बिंदु को आपको ध्यान रखना। जानबूझकर, कैसे? जानबूझकर के भूलता है तो उन्हें अचेतन मन में दबा दिया जाता है। सिगमंड फ्रायड नाम का एक आपका मनोवैज्ञानिक हुआ करता था, जिसने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ध्यान रखना, इस बिंदु से सिगमंड फ्रायड बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक माने जाते थे, जिसने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था, जिसमें मन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया था। और तीनों अवस्थाओं में व्यक्ति किस प्रकार से अनुभव करता है, वो सारी चीज़ें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना? जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने भूलता है और अचेतन मन में दबा देता है, तो क्या वो विस्थापन होगा, दमन होगा, प्रक्षेपण होगा, या फिर प्रतिगमन होगा? देखिए, जानबूझकर दबा रहा है तो वहाँ पर दमन आ जाएगा। क्या जाएगा? दमन। और दमन बी विकल्प में है, तो बी विकल्प को सभी क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी बी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, शानदार प्रश्न है। फिर से आपकी प्रक्षेपी विधियों से प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों।
व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है पूछा है। शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, समाज मिति, व्यक्तित्व अध्ययन। सही कूट का चयन करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से आप पटाख से राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। देखो, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं पूछा है, तो देखिए आपका पहला आता है शब्द साहचर्य। क्या ये प्रक्षेपी विधि है? बिल्कुल आपकी प्रक्षेपी विधि आएगी दोस्तों, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। वाक्य पूर्ति की बात करें तो वाक्य पूर्ति भी आपकी प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। समाज मिति आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं है, तो एक तो सी हो जाएगा, और व्यक्तित्व अध्ययन भी आपकी प्रक्षेपी विधि नहीं मानी जाएगी, तो डी हो जाएगा। अब देखो सी और डी किस विकल्प में? सी और डी विकल्प नंबर सी में है, तो सी को क्या कर देंगे, पकड़ के लॉक कर देंगे। अब जितने भी साथी सी विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। ऐसे इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके ऐसे प्रश्नों को आप हल करके आओगे, और ऐसे प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। नॉर्मल प्रश्न सभी को आते हैं, इस बिंदु को ध्यान रखना। मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, और जो विद्यार्थी जो साथी अपने चैनल से जुड़ रहे हैं उनको ये चीज़ें मैंने काफ़ी बार बताई गई हैं। अगला प्रश्न देखो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का एक सिद्धांत दिया था जिसमें 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था दोस्तों। कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था? 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। ध्यान रखना, इस सिद्धांत को आप देख के जाना, इसकी अवस्थाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता, देखो उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? क्या पूर्व प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था? उद्यमता बनाम हीनता का जहाँ जिक्र हो जाए दोस्तों, वहाँ आपको उत्तर बाल्यावस्था को ध्यान में रखना। किसको? उत्तर बाल्यावस्था। बताओ उत्तर बाल्यावस्था किस विकल्प में है? सी विकल्प में है गुरुजी। सी को पकड़ के हमने लॉक कर दिया। अब बताओ कहाँ जाएगा? सी विकल्प को सही करने वाले विद्यार्थी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर से ये प्रश्न आपका है। प्रश्न क्या कह रहा है? देखो आपको विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों से प्रश्न पूछा जाता है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले तत्वों से प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित बालकों के शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं? बताओ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बालक के शारीरिक विकास को प्रभावित करती हैं? एक आता है आपका वंशानुक्रम, बिल्कुल सही बात है। वंशानुक्रम आपके बालक के विकास को प्रभावित करेगा, आपका वंशानुक्रम। पोषण भी आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगा। कैसे करेगा? देखिए एक बालक का पोषण एक निर्धारित करता है कि वो किस प्रकार से उसका विकास है। देखिए पोषण सही मिलेगा तो अच्छे तरीके से उसका विकास है वो होगा, और अगर पोषण सही नहीं मिलेगा तो उसके विकास को प्रभावित देखने को मिलेगा। विद्यालय में खेल, बिल्कुल सही बात है। और अंतरस्त्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि हम कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि ए, बी, सी और डी सभी जो बिंदु हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं। अब बताओ ए, बी, सी, डी विकल्प नंबर ए में है, तो ए को सही कर लेंगे। अब ए को लॉक करने वाले सभी साथी यहाँ सही रहने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? देखो अधिगम से प्रश्न आ गया। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए कथन निष्कर्ष सही वाले और विशेषताओं वाले प्रश्न आपकी साइकोलॉजी में आपके लैंग्वेज पर आधारित तो समझ पर आधारित प्रश्न ज़्यादातर पूछने लगे हैं। तो देखिए अधिगम का कौन सा कथन गलत है वो पूछा है। क्या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है क्या? बताओ 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है क्या? अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है क्या? परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, या नवीन व्यवहारों का अर्जन करना अधिगम है? गलत पूछा है दोस्तों। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को तो आज तक माना जाता है, अभ्यास के कारण माना जाता है, लेकिन परिपक्वता के कारण जो आया परिवर्तन अधिगम नहीं माना जाता। इस प्रश्न को मैंने कल भी शामिल किया था और आज भी शामिल किया है कि परिपक्वता से, थकान से जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं वो अधिगम का रूप नहीं होता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो, वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं या बढ़ती हैं, बताओ क्या कहलाती है? बहुत शानदार प्रश्न है। शैशवावस्था सवाल ही पैदा नहीं होता। वयस्कावस्था कुछ हद तक मान सकते हैं। उत्तर बाल्यावस्था नहीं होगा। किशोरावस्था बिल्कुल होगा दोस्तों, तो बी भी कट जाएगा, यानी कि डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक या लड़का या जो भी लड़की है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में संवेगात्मक रूप से आगे बढ़ता जाता है और उसकी जो थिंकिंग है वो एक अलग ही रूप में विकसित होने को देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न। एल्बर्ट बंडूरा नाम का एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बंडूरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्त प्रेरक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? बताओ। अवधारणात्मक, अवधारणा, उत्पादन, अभिप्रेरणात्मक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अभिप्रेरणात्मक होगा दोस्तों। जब तक व्यक्ति को हम अभिप्रेरित नहीं करेंगे तब तक वो किसी चीज को करने के लिए तत्पर नहीं होगा। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम सोपानकी के सिद्धांत दिया था, ध्यान रखना है इस बिंदु को, आपको ध्यान रखना दोस्तों, स्टार लगा लो, यहाँ से प्रश्न बनेगा, इस सिद्धांत को आप पढ़ के जाना। रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम सोपानकी का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत को पढ़ के जाना, यहाँ से प्रबल संभावना बनती है दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की। निम्नलिखित में से कौन सा रॉबर्ट एम गैने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानकी का उच्चतम अवस्था, देखिए उच्चतम अवस्था की पूछी है तो उच्चतम अवस्था समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आता है। बी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी साथी यहाँ पर बी विकल्प का लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास जिसमें हमने साइकोलॉजी मनोविज्ञान के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के और हूबहू यहाँ से परीक्षा में चपने की संभावना बनती है। अब आप पूरी ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने प्रश्न सही किए हैं, किस अभ्यर्थी का, किस साथी का सेंटर कहाँ आया है वो भी आप बता के जाना, कैसी तैयारी है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, और जो भी साथी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। लास्ट समय साथियों मैं फिर बोल रहा हूँ, जितना हो सके उतना अभ्यास करो, रिवीजन करो। किसी भी प्रकार को आपको हाइपर होना नहीं है, माइंड पर किसी प्रकार का लोड लेना नहीं है, बिल्कुल बी पॉजिटिव होकर के आपको तैयारी करना है, रिवीजन करना है। और इस लास्ट समय में आप जितने अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे उतना आगे बढ़ते जाओगे दोस्तों, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई विद्यार्थी नर्वस हो रहा है तो बिल्कुल नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, बी पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा, ठीक है।